So hello everyone once again. Okay. So in last one we have discussed about the difference between mass and weight, and somehow I've explained how we can use the three equation of motions in the case of free fall, or when an object is thrown upwards, or when an object is थ्रोन या फिर ड्रॉप डाउनवर्ड। ठीक है, तो उस केस में हमने थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था, और कहीं ना कहीं हमने एक डिफरेंस देखा था मास एंड वेट का। तो मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया था कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, एंड एवरीवेयर, बट द वेट की बात करें तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट, इट मे वेरीज प्लेस टू प्लेस। तो अब जैसे हम बात करते हैं कि हमारा वेट अर्थ पे, सपोज जैसे मैंने बोला कि मेरा वेट अगर सपोज 74 न्यूटन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अर्थ पे उसका वेट कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ पे जो ग्रेविटी है जरूरी नहीं है कि सेम ग्रेविटी मून पे भी हो। ठीक है, अभी हम कहीं ना कहीं ये डिफाइन करने वाले हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हम इस वाले टॉपिक से देखें कि मून पे कितनी ग्रेविटी होती है, वो हम कहीं ना कहीं देखने वाले। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक, सॉरी। सो हम कहीं ना कहीं देखने वाले वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। ठीक है, तो देखते हैं कितना वेट होता है मून पे। ठीक है, तो कहीं कहीं ना कहीं हम एक रिलेशन निकालने वाले वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, तो सपोज मैंने क्या किया, मैंने सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया। ठीक है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ मास m। ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है जिसका मास मैंने कितना कंसीडर किया है m, एंड इट्स वेट ऑन अर्थ। सपोज मैंने बोला कि उसका जो वेट है ऑन अर्थ इज WE। ठीक है, मैंने बोला कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m है, और मैं बोलता हूँ कि सपोज उसका जो वेट है अर्थ पे दैट इज डिनोटेड बाय WE, एंड रेडियस ऑफ अर्थ को मैंने किसी, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज RE। ठीक है, और मैंने रेडियस ऑफ अर्थ को क्या कर रहा है RE बोला था। ठीक है, ठीक है, लेट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। ठीक है, मैंने बोला सपोज सेम ऑब्जेक्ट का जो वेट है मून पे मैंने कितना कंसीडर किया इज WM, एंड रेडियस ऑफ मून को मैं कैसे डिनोट करूंगा, रेडियस ऑफ मून इज RM। ठीक है, तो देखो ये तो मैंने चीजें कंसीडर की कि मैंने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है जिसका मास कितना है m है। ठीक है, अब मास तो रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे वो अर्थ पे हो चाहे मून हो, लेकिन जो उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ पे डिफरेंट होगा और मून पे डिफरेंट होगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि सपोज उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ पे कितना है WE, एंड जो रेडियस कितना है अर्थ का मैंने सपोज बोला कि RE, और मैंने सेम ऑब्जेक्ट का जो मैंने बोला कि मून पे वेट कितना है, तो मैंने कितना बोला इट्स WM। ठीक है, इट्स WM, और मैंने बोला कि सपोज रेडियस ऑफ द मून कितना है RM। ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने एक डायग्राम कंसीडर किया, यहाँ पे रखता हूँ कि सपोज दिस इज मून। ठीक है, दिस इज मून। ठीक है, एंड दिस इज अर्थ। आप सब जानते हो कि एज कंपेयर टू द मून अर्थ थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो मैंने बोला सपोज यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सेम ऑब्जेक्ट को मैंने एक बार यहाँ पे रखा है मैंने मून पे, तो दिस इज केस 1। ठीक है, ये केस 1 जब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है मून सरफेस पे, एंड दिस इज केस 2 जब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है अर्थ सरफेस पे। ठीक है, तो दिस इज मून। ठीक है, एंड दिस इज अर्थ। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि सपोज मून का ठीक है, तो मैं बोलता हूं सपोज मून का मास कितना है, सपोज मैंने बोला कि मून का जो मास है दैट इज कैपिटल M। ठीक है, और मैंने बोला ये मून का सेंटर है। ठीक है, और मैंने बोला ये अर्थ का सेंटर है, और मैंने मास ऑफ अर्थ कितना माना मैंने ME। ठीक है,
ये क्या है, मास ऑफ मून, ठीक है, दिस इज मास ऑफ मून, ठीक है, एंड दिस इज क्या, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां से लेके यहां तक क्या होगा, रेडियस होगा, तो दिस इज रेडियस ऑफ मून, एंड अर्थ के सेंटर से मैं सरफेस तक की बात करूं तो दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। समझ में आया, दो केस लिए और मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, पहले मैंने अर्थ ऑब्जेक्ट को मैंने मून के सरफेस पे रखा है, और सेकंड केस में मैंने क्या रखा है, मैंने ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब आप जानते हो व्हाट इज वेट, वेट इज नथिंग बट इट इज द फोर्स बाय विच द प्लैनेट अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ। तो मून भी क्या करेगा, मून का मास एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट ज्यादा है, तो मून क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। सिमिलरली जो अर्थ है, अर्थ भी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि अर्थ का मास एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट ज्यादा है, तो अर्थ क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज इक्वल टू द वेट, ठीक है। तो वो किसकी इक्वल होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल होगा। तो दोनों केस में वेट अलग अलग आएगा, क्यों, क्योंकि वेट भी क्या है, एक तरह का फोर्स है, ठीक है। तो पहले मैं निकालता हूं, ठीक है। सो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, बाय अप्लाइंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिनका कुछ ना कुछ मास है, तो उनके बीच में अगर मुझे फोर्स फाइंड करना है कि कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय अप्लाइंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या निकालूंगा मैं पहले निकाल रहा हूं कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ठीक है। मैं क्या निकाल रहा हूं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून निकाल रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, देखो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून को मैंने कैसे डिनोट किया, WM से डिनोट किया, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज कैपिटल G, ठीक है, और मून का वेट मास कितना है, दैट इज MM, ठीक है। मून का मास कितना है, MM, और ऑब्जेक्ट का मास कितना है, दैट इज कैपिटल स्मॉल m, ठीक है, और अपॉन रेडियस ऑफ द मून। ऑब्जेक्ट से लेके सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, तो मैंने मून के सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस लिखा, तो कितना है, RM, और उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर, क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनका कुछ ना कुछ मास है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज गिवन बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज G M अपॉन R स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो वहीं से मैंने फॉर्मूले से मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली, तो ये मेरे पास क्या गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन अर्थ, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट का मैं वेट निकाला हूं कहां पे, अर्थ पे, तो दैट इज गिवन बाय WE, ठीक है, इज इक्वल्स टू G, क्योंकि G तो क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एंड दैट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। तो चाहे मून पे जाओ चाहे अर्थ पे जाओ वो सेम रहेगा। यहाँ पे क्या लूंगा मैं, मास ऑफ अर्थ लूंगा, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, और नीचे कितना जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 निकाला, इक्वेशन नंबर 2 निकाला, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अब लिखा इक्वेशन 1 को मैंने डिवाइड किया किससे, 2 से डिवाइड किया, तो मुझे एक रिलेशन मिलेगा, देखो कैसे निकला, देखो यहाँ पे लिखा मैंने वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ, देख लो मैंने यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा और राइट हैंड साइड से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ, देखो कितने का, G M और ये M अपॉन R का स्क्वायर और अपॉन कितना आएगा, G मास ऑफ अर्थ, ऑब्जेक्ट का मास, और अपॉन R E का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट है, देखो मास से ये मास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, G से ये G कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि वेट ऑफ मून और
वेट ऑफ अर्थ के बीच में क्या आ रहा है वैल्यू, इसको मैं ऊपर लेके जाता तो क्या आएगा, देखो आर ई स्क्वायर इंटू एम एम और अपॉन आर एम स्क्वायर इंटू एम ई। ठीक है, अब देखो यहां से, यहाँ पे क्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है और यहाँ पे क्या है, मास ऑफ मून। ये रेडियस ऑफ मून है और ये क्या है, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अगर मैं इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो देखो ये इनकी वैल्यूज, आपको ये वैल्यूज ध्यान रखनी है। अर्थ का जो मास होता है दैट इज 5.98 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम में ले रहा हूं मैं। ठीक है, जो अर्थ का जो मास होता है दैट इज कितना होता है, 5.98 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, और मून का जो मास होता है दैट इज 7.36 इंटू 10 की पावर 22 किलोग्राम। यहीं पे अगर हम बात करें रेडियस की, तो मून का जो रेडियस होता है दैट इज 6, अर्थ का रेडियस होता है 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर एंड इट इज 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर फॉर मून। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है और ये आपकी बुक में वैल्यू गिवन है ऑन पेज नंबर 137। ऑन पेज नंबर 137 पे आपको ये दोनों वैल्यूज गिवन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, अब मेरा बस ऑलमोस्ट कैलकुलेशन हो चुका है। ठीक है, मेरे को बस यहाँ पे क्या करना है, रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून की वैल्यू रखनी है। तो थोड़ा सा इसको मैं और इसको इस तरीके से लिख देता हूं मैं, ये ऊपर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है और नीचे क्या है, रेडियस ऑफ मून है, तो दोनों का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, और इनटू मास ऑफ मून और अपॉन मास ऑफ अर्थ। ठीक है, तो देख लो मैं इसकी वैल्यू रखता हूं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू देखो कितने की, तो वेट ऑफ मून और अपॉन वेट ऑफ अर्थ। ठीक है, वैल्यू कितनी, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, दैट इज 6.37 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, अपॉन नीचे क्या है, रेडियस ऑफ मून दैट इज 1.74 इंटू 10 की पावर 6 और इसका क्या रखा है, होल स्क्वायर, और इनटू मास ऑफ मून दैट इज 7.36 इंटू 10 की पावर 22 किलोग्राम। ठीक है, और नीचे कितना है, मास ऑफ अर्थ दैट इज 5.98 इंटू 10 की पावर 24। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हो, ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा। ठीक है, इसको अगर आप पूरा सॉल्व करते हो तो यू विल फाइनली गेट अ वैल्यू, क्या मिलेगी आपको, अराउंड 0.165 मिलती है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है 0.165 दैट इज अराउंड इक्वल टू 1/6। ठीक है, 1/6 होती है। तो मैं अगर यहां से एक रिलेशन निकालूं, ठीक है, वेट ऑफ मून इज इक्वल टू वेट ऑफ 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ। तो देखो यहां से मुझे एक रिलेशन मिल गया कि जो वेट हमारा अर्थ पे होता है, मून पे आपका वेट उसका कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। सपोज अगर मेरा वेट यहाँ पे अगर सपोज 60 न्यूटन है, तो अगर आप मून पे जाऊंगा मैं, तो मेरा वेट कितना हो जाएगा, मेरे वेट जो मेरा अर्थ पे है उसका 1/6 हो जाएगा, दैट इज अराउंड 10 न्यूटन। ठीक है, मतलब अगर मेरा वेट कितना है, 60 न्यूटन है तो। ठीक है, तो यहां से हमको क्या रिलेशन मिल गया, एक रिलेशन मिल गया, वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। ठीक है, देखो मैं इसी चीज को एक और तरीके से लिखता हूं। देखो मुझे पता है कि वेट क्या है, हम W इक्वल टू एक और फॉर्मूला लिखते हैं, हम W का लिखते हैं W इक्वल टू mg। ठीक है, हम W इक्वल टू लिखते हैं mg, मतलब जितना मेरा मास है वो और जितना मेरे पे ग्रेविटी एक्ट होता है वो, तो W इक्वल टू लिखते हैं mg। ठीक है, तो अगर देखो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूं, तो मैंने बोला कि देखो ऑब्जेक्ट का मास तो m है और मून पे सपोज मैंने बोला कि ग्रेविटी कितनी है, gm। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो मून पे जो ग्रेविटी होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, W की जगह मैंने लिखा दो ऑब्जेक्ट का मास और ऑब्जेक्ट पे लगने वाली ग्रेविटी, और यहाँ पे 1/6। ठीक है, और वेट ऑफ अर्थ मतलब W इक्वल्स टू m और फिर ग्रेविटी ऑन अर्थ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया। तो देखो ये जो मास है वो तो सेम ही रहता है, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे ग्रेविटी ऑन मून कितना मिला, दैट इज ग्रेविटी ऑन अर्थ और अपॉन 6। मतलब यहां से आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि जो अर्थ पे जो मून पे जो ग्रेविटी होती है दैट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑन अर्थ।
ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आप ऐसे बोलो कि अर्थ मून पे ग्रेविटी कितनी होती है, तो दैट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑन अर्थ। या मैं बोलूं मून पे वेट कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू द 1/6 ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। ठीक है, वो हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो थ्रस्ट एंड प्रेशर वाला टॉपिक है वो हटा दिया गया है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी भी नहीं पढ़ना हमको, और ना ही हमको बायोन्सी पढ़ना है ना। एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज बायोन्सी, ठीक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो हम देख लेते हैं। तो आई होप आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप लेक्चर को वापस स्टार्ट करके फिर से देख सकते हो, जहाँ पे मैंने आपको पूरा वेट निकालना सिखाया। ठीक है, ऑब्जेक्ट का। तो मैं बस आपको एक लास्ट टॉपिक पढ़ा हूँ दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड दैट इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सो इसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 13। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 13 की बात करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे ऑलमोस्ट सिर्फ 2 या 3 चैप्टर रहेंगे। ठीक है, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, देखो मैं आपको पहले छोटा सा एक कंसेप्ट बताऊंगी। देखो इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बायोन्सी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल से क्या होता है बायोन्सी, आपने इवन अभी भी शायद आप लोग करते होंगे या फिर आपने कभी किया होगा बचपन में, कि हम लोग सपोज क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉल है, ठीक है, तो उसको मैं जब मैं पानी में डुबाने की कोशिश करता हूँ तो व्हाट विल हैपन कि बॉल को मैंने जैसे उसको क्या करने की कोशिश की, मैंने इमर्स करने की कोशिश की मैंने, तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वो बॉल वापस करती वापस ऊपर आ जाती है, मतलब। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम किसी बॉल को पार्शियली या फुली इमर्स करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है, जो वाटर होता है, वो भी एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है एंड दैट फोर्स इज नोन एज द बायोन्सी फोर्स। ठीक है, उसी को हम क्या बायोन्ट फोर्स बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोन्ट फोर्स, या फिर दैट फिनोमेना इज नोन एज द बायोन्सी। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट था जिन्होंने अपने एक प्रिंसिपल दिया था और उन्होंने ये बताया था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द अपथ्रस्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, कि वो फ्लूइड जो अपथ्रस्ट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो कितना होता है, वो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट किसने दिया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कैलकुलेशन करना नहीं सीखना, क्योंकि ग्रेविटेशन में से पूरा न्यूमेरिकल पार्ट हटा दिया गया है, तो हमको बस एक स्टेटमेंट ध्यान रखना है, बस हमको वही पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के दिखा दे रहा हूँ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब भी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स मतलब डुबाना, ठीक है, पार्शियली और फुली, या तो पूरा डुबाने की कोशिश की या तो फिर आपने आधा डुबाने की कोशिश की। ठीक है, इन अ फ्लूइड, ठीक है, it experiences an upward thrust force। ठीक है, वो क्या करता है, उसके ऊपर क्या करता है, जो फ्लूइड होता है वो उसके ऊपर एक अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स लगता है। ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अपथ्रस्ट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ upthrust is magnitude of upthrust is equal to the
वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कंसेप्ट था, जो क्या बोलता था कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फुली इमर्ज करने की कोशिश करूं तो क्या होता है कि द फ्लूइड, और जो भी अगर सपोज मैंने वाटर लिया था वाटर, तो वो क्या करता है, फ्लूइड भी क्या करता है, एक अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स एक्ट करता है जिसको हम अप थ्रस्ट भी बोलते हैं, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोइंट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोइंट फोर्स भी बोलते हैं, एंड दैट फिनोमेनन इज आल्सो नोन एज बायोइंसी, ठीक है। तो ये बायोइंट फोर्स एक्ट करता है, और वो जो फोर्स होता है वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझा दे रहा हूं कि सपोज मैंने बोला कि सपोज यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, ठीक है, इनिशियली मैंने बोला कि सपोज यहाँ पे वाटर कितना फिल्ड है, मैंने यहाँ तक बोला कि पूरा वाटर फिल्ड है, ठीक है, अभी कंप्लीटली यहाँ पे क्या वाटर फिल्ड है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ठीक है, इनिशियली देखो वाटर का लेवल क्या, ठीक है, ये है, मैंने यहाँ तक वाटर फिल कर दिया। नाउ मैंने क्या किया, मैंने सपोज एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और सपोज मैंने एक बॉल ले ली, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस बॉल को मैंने क्या किया, उसको फुली इमर्स किया, फुली इमर्स मतलब कि मैंने क्या किया, उस बॉल को मैंने यहाँ तक फुली इमर्स कर दिया, ठीक है, पानी के अंदर चल गया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, तो पानी कहाँ पे होगा, किनारे किनारे होगा, क्योंकि इतना वॉल्यूम तो किसने ले लिया, ठीक है। तो देखो ये वाला, देखो पहले ऐसा था कुछ था, अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, कुछ वाटर डिस्प्लेस हो गया, मतलब पहले यहाँ पे भी क्या था, वाटर था, लेकिन अब उस वाटर की जगह पे कौन आ गया, ये बॉल आ गई, उस वाटर की प्लेस पे कौन आ गया, ये बॉल आ गई। तो मतलब इतने रीजन में, इतने वॉल्यूम में क्या आ गया, बॉल आ गया, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे क्या गया, बॉल, तो क्या हो गया कि जो यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितना वाटर था वो क्या हुआ, डिस्प्लेस होकर कहां चला गया, वो ऊपर डिस्प्लेस हो गया, मतलब थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो यहाँ पे जितना भी वॉल्यूम था, ये जितना भी वॉल्यूम था, यहाँ पे जितना भी वॉल्यूम था, या मैं बोलूं कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर बोलूं, या मैं बोलूं कि उस वेट ऑफ वाटर, ठीक है, मैं बोलूं वेट ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब जितना भी वेट ऑफ वाटर, जो जिसकी जगह पे किसने कौन आ गया, बॉल आ गया। मतलब पहले तो यहाँ पे क्या था, पानी था, लेकिन अब उसकी जगह किसने ले ली, बॉल ने ले ली। तो जितना भी वाटर वहां से डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, तो वो जो वेट होता है वाटर का जो डिस्प्लेस हो गया, जिसकी जगह पे कौन आ गया, ये बॉल आ गया, ठीक है, क्योंकि स्पेस में ये बॉल ने उसकी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, और उसकी जगह क्या उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो गया। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है, उसी का जो वेट होता है, दैट इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट फोर्स, मतलब उतना ही फोर्स वो बॉल के ऊपर लगाता है, ठीक है, उतना ही फोर्स वो बॉल के ऊपर एक्ट होता है, एंड दिस इज गिवन बाय द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमको बस यहाँ पे स्टेटमेंट ही ध्यान रखना है, ठीक है, और कुछ हमको इस केस में नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरे एक छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ, ठीक है। देखो 3 केस ध्यान रखना है। अगर देखो मैंने बोला कि सपोज यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, मैंने बोला सपोज यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, और मैंने बोला सपोज मैं यहाँ पे कोई एक दूसरा लिक्विड फिल करो, ठीक है, मैंने बोला सपोज दिस इज वाटर, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वाटर, ठीक है, और मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने क्या डाला, मैंने मरकरी डाला, ठीक है। तो आपको पता है कि मरकरी की डेंसिटी एज कंपेयर टू द वाटर ज्यादा होती है, तो व्हाट विल हैपन, द मरकरी विल सेटल डाउन और पानी ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है और मरकरी फ्लोट नहीं करेगी, मरकरी विल सेटल डाउन। क्यों? क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे फ्लूइड से ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट नीचे चलेगा और जिसकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैंने एक कंटेनर में मैंने ऑलरेडी क्या ले रखा है, मरकरी ले रखी है और उसके ऊपर मैं वाटर डालता हूं तो क्या होगा, वाटर विल रिमेन फ्लोट। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का भी कंसेप्ट ध्यान रखना कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड के ऊपर या डेंसिटी ऑफ मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मैं बोलूं सिंपल कि अगर सपोज मैंने
यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, मैंने बोला सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉल है, ठीक है, तो अगर इस बॉल की डेंसिटी अगर वाटर से ज्यादा होगी तो बॉल क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अगर बॉल की डेंसिटी अगर वाटर से कम होगी तो बॉल विल फ्लोट ऑन द वाटर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो, अगर दोनों की डेंसिटी इक्वल है तो दैट विल रिमेन ऑन द, वो पार्शियली सबमर्ज होगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी है, ठीक है। द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज ग्रेविटेशन, ठीक है। देन मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन बताया कि क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। मैंने आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन किया, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं मैंने आपको मैंने फ्री फॉल का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज फ्री फॉल। देन वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ जी, वी हैव यूज्ड द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इन केस ऑफ फ्री फॉल। देन डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, और फिर हमने कहीं ना कहीं वेट ऑफ मून कैलकुलेट किया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड द ग्रेविटी ऑन मून, ठीक है। ग्रेविटी ऑन मून भी मैंने आपको बताया कि ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू द 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑन अर्थ। और फिर हमने लास्ट में क्या देखा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। और नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 13, ठीक है, व्हाई डू वी फॉल इल, ठीक है। वो भी काफी छोटा सा चैप्टर है, दैट विल गेट कंप्लीटेड इन 2 चैप्टर्स, क्योंकि काफी कुछ ज्यादा ओमिट हो चुका है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे, यू विल गेट द नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स सून, ठीक है। थैंक यू।